हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका नवा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त, शासक और उनके इतिहास। ठीक है, शासक जो हैं वो है मुगल बादशाह, जिनकी हम बात करने वाले हैं, और उनके समय जो इतिहास लिखा गया उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। इतिहास कैसे लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, और अन्य मुगल बादशाहों के बारे में, उनके परिवार से संबंधित, उनके प्रशासन से संबंधित, उनकी राजधानियों से संबंधित, उनके दरबार से संबंधित, ये सारी चर्चाएं इस अध्याय के दौरान हम करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। परिचय के साथ इस अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले अध्याय का परिचय लेंगे ताकि थोड़ा हम जान सकें कि हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में। तो देखिए, सबसे पहले है मुगल शासक। तो मुगल शासक की बात करें तो जो मुगल कौन कौन से प्रमुख मुगल शासक थे वो हम बात करेंगे। सबसे पहला मुगल बादशाह मुगल शासक था बाबर, और ये 1526 में भारत में आए थे। इससे पहले ये मध्य एशिया या काबुल के क्षेत्र में रहते थे। 1526 में ये भारत पहुंचते हैं और इनका युद्ध होता है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इनके बीच लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, वो मारे गए, और इसी तरह दिल्ली, आगरा और ग्वालियर के क्षेत्र पे बाबर का अधिकार हो जाता है, और बाबर ही भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ये वंश जो है इनका, ये मुगल वंश कहलाता है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, पहला शासक कौन था, बाबर, और इन्होंने शासन किया था 1526 से 1530 तक। इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो सिंहासन पे बैठते हैं इनके पुत्र, जिसका नाम था हुमायूं, और फिर ये शासन करते हैं 1530 से 1540 तक। 1540 में विपत्ति आती है हुमायूं के सामने कि एक सूर साम्राज्य का एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर शाह सूर, जो अफगान थे। वो इनको हरा देते हैं हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ता है, अपनी जान बचा के भारत से बाहर ईरान की तरफ चले जाते हैं, और 15 वर्ष बाद कहीं से सहायता लेके लौटते हैं और दिल्ली का सिंहासन वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो 15 साल तक भटकते रहे। 15 साल बाद जब वापस लौटे, 1555 में दिल्ली का सिंहासन वापस प्राप्त किया, लेकिन लगभग 6 महीने के लगभग ही शासन किया था, और 1556 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक आते हैं अकबर, और अकबर ने शासन किया था 1556 से 1605 तक, और इतिहासकार कहते हैं कि मुगल वंश के शासकों में सबसे महानतम शासक अकबर ही थे। अब इतिहासकार इनको महानतम क्यों मानते हैं, ये हम अध्याय के दौरान ठीक से चर्चा करेंगे। इनके बाद गद्दी पे बैठते हैं इनके पुत्र जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक शासन करते हैं। जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां थे, जो 1628 से 1658 तक शासन करते हैं, और शाहजहां के बाद जो सिंहासन पे बैठते हैं उन बादशाह का नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब 1658 से 1707 तक काफ़ी लंबे समय तक शासन करते हैं। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश खत्म हो गया, कोई और आए नहीं। औरंगजेब के बाद भी कई सारे मुगल बादशाह गद्दी पर बैठते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन ये शक्तिशाली शासक थे। औरंगजेब के बाद मुगल वंश के जो शासक थे, जो बादशाह थे, उतने योग्य नहीं थे। मतलब मुगल साम्राज्य थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होते नहीं हैं। लेकिन कुल मिला के हम देखें तो 1526 में मुगल साम्राज्य, मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई, और फिर ये 1757 तक चलता रहेगा। जो अंतिम मुगल बादशाह है उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर द्वितीय भी इनको कहते हैं, और अंग्रेजों ने 1857 में इन्हें गद्दी से हटा दिया था और मुगल वंश खत्म हो गया था। लेकिन हम जो महत्वपूर्ण मुगल बादशाह हैं 6, इनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को, जो मुगल राजा थे उनके दरबार में जो विद्वान होते थे, उन इतिहासकारों की बात कर रहे हैं। इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा था। जैसे अकबर ने अपने दरबारी विद्वान अबुल फजल को पूरा इतिहास लिखने का कार्य सौंपा था, और उन्होंने लिखा अकबरनामा के नाम से, जिसका एक भाग आईने अकबरी भी है। इन विवरणों, जो इतिहासकारों ने उनके दरबार में बैठ के जो इतिहास लिखे, उन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों में शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद करने के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियां भी इकट्ठा की जाती है। जो इतिहासकार लिखने वाले हैं
वो मुगल बादशाह के दरबार में क्या चल रहा है, किस तरह प्रशासन चल रहा है, कौन सा युद्ध हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, किस राजकुमार का जन्म हुआ, किसका विवाह हुआ, ये सारी चीज़ें तो लिखते ही हैं। इसके अलावा जो दूर के क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य हैं उनके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा करके वो अपने ग्रंथों में लिखते हैं, जो दरबारी विद्वान होते हैं। और दूर की जानकारियां, जब दूसरे राज्यों की जानकारियां वो लिखते हैं तो उससे मुगल बादशाहों को भी काफ़ी जानकारी मिलती है, जो उनके शासन और प्रशासन में उनके मदद करती है। आगे बात करें कि कौन कौन से इतिहास के ग्रंथ या इतिवृत्त किस मुगल बादशाह के समय लिखे गए थे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, लेकिन ये मुख्य पुस्तकें हैं जिनकी चर्चा हम इस अध्याय के दौरान करेंगे। जैसे पहला मुगल बादशाह बाबर था, और बाबर के समय जो एक इतिवृत्त या इतिहास का ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था बाबरनामा, और ये इन्होंने खुद ने लिखी थी। बाबर ने खुद ने ये किताब लिखी थी, इसलिए खुद ने लिखी, इसलिए इसको हम कहेंगे आत्मकथा। ये बाबर की आत्मकथा थी। बाबर के समय की या बाबर के समय के भारत के बारे में काफ़ी जानकारियां हमने इससे प्राप्त की हैं। आगे बात करें कि हुमायूं, जो इनके बाद शासक आए, उनकी जानकारी के लिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है हुमायूंनामा। अब हुमायूंनामा खुद हुमायूं ने नहीं लिखा था, ये इनकी बहन ने लिखा था, बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन ने, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। और ये लिखा भी किसके समय था? अकबर के आदेश पर। अकबर के समय ये ग्रंथ लिखा गया था, लेकिन जानकारी ये हुमायूं, बाबर सबके बारे में थोड़ी देता है, ज़्यादा जानकारी ये हुमायूं के बारे में देता है, इसलिए इसे कहेंगे हुमायूंनामा। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ जो अकबर के समय लिखा गया वो है अकबरनामा। और निश्चित है आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि ये ग्रंथ किसने लिखा? अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी विद्वान थे, उनके द्वारा ये लिखा गया था। अगले जो बादशाह थे जहांगीर, उनके समय की जानकारी के लिए ग्रंथ है जिसका नाम है जहांगीरनामा, और ये भी आत्मकथा है। जहांगीर ने खुद ने लिखी थी ये ग्रंथ जहांगीरनामा, इसलिए आत्मकथा है। हालांकि जहांगीर ने पूरा नहीं लिखा, कुछ भाग जहांगीर ने लिखा, लेकिन फिर भी इसे आत्मकथा कहा जाता है। अगला शासक जो शाहजहां थे, उसके समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो इतिहास का ग्रंथ लिखा गया वो था शाहजहांनामा, और ये किसके द्वारा लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी। कुछ भाग अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, बाकी का कुछ अन्य लोगों ने भी इसको लिखने में मदद की थी, उन्होंने भी कुछ कुछ भाग इसमें लिखे थे। जो अगले जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, इनको आलमगीर, इनकी उपाधि थी आलमगीर, औरंगजेब की उपाधि थी, इसलिए इनके समय जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है आलमगीरनामा, और ये लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। तो इन ग्रंथों की बात करेंगे, कैसे लिखे जाते थे। और बच्चों आप सोच सकते हैं कि ग्रंथ कैसे लिखे जाते होंगे, इतिहास के ग्रंथ। क्या कोई प्रिंटिंग मशीन थी जिससे ये किताबों की तरह, जैसे आज की किताबें ऐसे प्रिंट हो जाते थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिंट की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, हाथ से लिखे जाते थे, और हाथ से जो लिखे जाते थे उनको पांडुलिपि कहते थे। आगे बात करेंगे हम। देखिए, आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्या नाम दिया है? क्रॉनिकल या इतिवृत्त नाम दिया है। जो इतिहासकार हैं आजकल के, वो इस शैली को, कि राजा के दरबार में बैठ के प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण लिखा जाता था, और वही इतिहास के ग्रंथ हैं। इस विवरण की प्रतिदिन लिखा जाता था, प्रतिदिन का विवरण उसमें लिखा जाता था। इस शैली को क्या कहेंगे? क्रॉनिकल या इतिवृत्त या इतिहासकारों ने इस लेखन शैली को नाम दिया है। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे नहीं कि बाद की घटना पहले लिख दी, पहले की घटना बाद में, नहीं, क्रम के अनुसार जो घटना पहले हुई वैसे ही पहले, और जो बाद में हुई इसको बाद में। तो कालानुक्रमिक घटनाओं का विवरण ये लिखे गए हैं इन ग्रंथों में। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना है। बहुत जानकारियां देती है मुगल राज्य के बारे में, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकीकृत एवं वर्गीकृत किया गया। हमने देखा था कि अबुल फजल ने लगातार 13 साल तक ग्रंथ पे काम किया था अकबरनामा, और 5 बार उसमें फिर संशोधन भी किए। तो बहुत मेहनत के साथ दरबारी लोग इन ग्रंथों को तैयार करते थे, एकत्रित करते थे घटनाओं को और लिखते थे। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। इन ग्रंथों में वो भी चीज़ें लिखी जाती थी जो मुगल बादशाह अपने क्षेत्र में लागू करना चाहता था, उन चीज़ों को संप्रेषित करके दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची तथा
प्रसारित की गई, ये भी हमें जानकारी इन इतिहास के ग्रंथों से मिलती है। मुख्य बिंदु जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। तो हम जो पढ़ेंगे वो है तुर्की से फारसी की ओर। हम जिन ग्रंथों की अभी हमने बात की, ये किस में लिखे गए थे, किस भाषा शैली में लिखे गए थे, वो हम बात कर रहे हैं। तो जब बाबर आया था तो उस समय उनकी भाषा तुर्की होती थी। यहाँ तक कि बाबर ने जो ग्रंथ लिखा, बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखा गया। लेकिन जब अकबर बादशाह आया तो उसने तुर्की के स्थान पर किस भाषा को अपनाया? फारसी को मुख्य दर्जा दिया। फिर फारसी में सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो ऐसा क्यों, तुर्की से फारसी की ओर क्यों गए, ये हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आगे बात करें कि पांडुलिपियों की रचना, जो ये ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे और हाथ से लिखे हुए इन ग्रंथों को फिर बाद में बहुत सारे जो होते थे लेखक, वो इनकी कॉपी उतारते थे, नकल करते थे, उनको पांडुलिपि कहा जाता था। ये सारा कार्य होता था मुगलों का जो एक दफ्तर होता था, या जिसे लिपि खाना कहेंगे, वो होता था। और उसका एक चित्र भी आप देख रहे हैं कि ये लेखक हैं सब, ये सब लिख रहे हैं, एक दूसरे को पेज दे रहे हैं, कोई चित्र बना रहा है, उसके कवर पेज के लिए अंदर के चित्र बना रहा है, कोई उनकी नकल उतार रहा है। तो ये सारे कार्य चलते रहते थे मुगलों के जो दफ्तर होते थे जिनमें किताबें लिखी जाती थी उनमें। आगे बात करें कि रंगीन चित्र, फिर इन किताबों के लिए जैसे ये चित्र बना है, ये चित्र बना है, ऐसे चित्र भी बनाए जाते थे। जैसे जहांगीर का राज सिंहासन पे जब जहांगीर बैठता है तो उससे संबंधित घटना लिख दी कि किस तरह वो कब राज सिंहासन पे बैठे, और उसका चित्र भी बना दिया राज सिंहासन पे बैठे हुए का। तो इस तरह घटनाओं को चित्रित भी किया जाता था, जो घटनाएं होती थी उनके चित्र भी बना दिए जाते थे। तो वो रंगीन चित्र भी बनाए जाते थे, मतलब लेखकों में चित्रकार लोग भी काम करते थे लेखकों के साथ। आगे है एक दैवीय प्रकाश बादशाह, ये हम पढ़ेंगे कि अबुल फजल जो लेखक है उसने कहा है कि जो बादशाह है वो भगवान के आशीर्वाद से बादशाह है। दैवीय प्रकाश, दैवीय चमत्कार, दैवीय शक्ति उसमें मौजूद है, इसलिए वो बादशाह है। तो लोगों के मन में ऐसी छवि पैदा करना है कि वो बादशाह का सम्मान करें और उसके खिलाफ कोई विद्रोह ना हो। जैसे कि ये चित्र आप देख रहे हो, इसमें जो बादशाह जहांगीर का चित्र है और इसके चारों तरफ आभा मंडल, जो मुख है उसके पीछे की तरफ आभा मंडल दिखाया गया है। जैसे कि देवताओं में जो आभा मंडल होता है वैसा आभा मंडल एक दिखाया गया है इसमें। देवताओं के पीछे जो चक्र दिखाते हैं उस तरह का। तो दैवीय प्रकाश के रूप में, मतलब दैवीय देवताओं के एक अंश के रूप में इन्हें दिखाया जाता था। आगे बात करें सुलह-कुल या एकीकरण का एक स्रोत। अकबर ने जब देखा कि हिंदू मुसलमान बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, उनमें काफ़ी विवाद होते रहते हैं, इसलिए अकबर ने इस विवाद को ख़त्म करने के लिए, धर्म के आधार पर जो विवाद हो रहे थे उसे ख़त्म करने के लिए अकबर ने जो धार्मिक नीति अपनाई उसका नाम है सुलह-कुल की नीति। ये भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। राजधानी नगर, राजधानियों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मुगलों की राजधानी, कई सारे राजधानी नगर थे, कभी आगरा होती थी, कभी दिल्ली, कभी लाहौर, यहाँ तक कि अकबर ने तो एक नई राजधानी भी बनाई थी फतेहपुर सीकरी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे। दरबार लगते थे, बादशाह बैठता था, बादशाह के पास कौन बैठता था, दीवाने आम क्या होता था, दीवाने खास क्या होता था, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा शाही परिवार के बारे में भी पढ़ेंगे और शाही नौकरशाही, मनसबदारी प्रथा और अन्य शाही जो अधिकारी होते थे राजा के, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी भर्ती कैसे होती थी, ये सारी चीज़ें, और उनका पद कैसे डिसाइड होता था, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये परिचय का जो सत्र हमने लिया है अध्याय का वो आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे और इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।